नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज निधि प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 1 की, और आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 7। ये है आपकी विषय सूची जिसमें अध्याय दिए गए हैं 10, और इनमें से हम पहले 6 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। ये कहानी शुरू होती है रोशन के रुपयों से। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसका एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपयों वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। यह आदेश कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में भी पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले यानी कि 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में इन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। चलिए मानचित्र में इन्हें देखते हैं। ये है आपका मानचित्र 5, मौर्य साम्राज्य। उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल इसमें दर्शाए गए हैं। तो जैसे कि ये भारत का नक्शा है यानी मैप है ये। तो ये जो ऊपर वाली दिशा है इसको हम उत्तर बोलते हैं और इसे बोलते हैं दक्षिण, और इधर हमारा पूर्व है और इधर होता है हमारा पश्चिम। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं इसमें। तो ये देखिए तक्षशिला जिसे काले बिंदु से दर्शाया गया है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ऐसे ही आप इसमें ढूंढ सकते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत से बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। दोस्तों, इस बॉक्स को देखो, इसमें वंश के बारे में बताया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार मौर्य और उनका पुत्र अशोक। एक और अन्य जानकारी दी गई है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो हम इस मैप में देखेंगे कि जो शिलालेख हैं उनको लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है, इनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के अलावा और बाहर सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं।
ये है मानचित्र 5 और इसमें ये संकेत दिए हैं। जो लाल बिंदु है वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं और जो काला बिंदु है ये महत्वपूर्ण नगरों को दर्शाता है। तो देखेंगे जैसे कि यहाँ से ये कांधार है, लंपक, सहबाजगढ़ी, मनसेहरा, आपका कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, आपका ये सारनाथ, यहाँ पे सारनाथ है और ये इलाहाबाद है, ये कौशाम्बी, गुज्जर, इधर गिरनार, पनगुरिया, सांची, रूपनाथ, ऐसे ही धौली, जौगढ़, मस्की, येरगुड़ी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, सन्नाती, सोपारा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भारत के बाहर जो अभिलेख हैं वो कहाँ हैं। देखिए जैसे कांधार ये भारत के बाहर है, लंपक, सहबाजगढ़ी, मनसेहरा ये सब कहाँ पड़ते हैं, भारत के बाहर पड़ते हैं। आधुनिक भारत में ये इनका स्थान देश से बाहर है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो कि राजपरिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु एवं सोम जैसी चीज़ें लाकर दें। नजराना क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि नजराना, यहाँ जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि कर तो नियमित रूप से देना ही पड़ता था, लेकिन नजराना ऐसा था कि इसे लोग अपनी स्वेच्छा से दे सकते थे। ठीक है, तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। दोस्तों, इस बॉक्स की जानकारी को ध्यान से पढ़ो। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है एवं उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं।
इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी की कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। दोस्तों, क्या अब आप समझ चुके हैं कि राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अध्याय 3 में जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 चलिए उड़ीसा देखते हैं। उड़ीसा में जो कलिंग है उसको देखते हैं। तो ये दे रखा है आपका कलिंग जो कि आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है और यहीं पर राजा अशोक ने एक युद्ध किया था। इस युद्ध के दौरान जो उन्हें थोड़ी पीड़ा हुई तो अशोक ने युद्ध करना यानी कि हिंसा करना छोड़ दिया। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बॉक्स को पढ़ेंगे हम। इसमें दिया है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण ये लोग भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यानी कि संस्कृत में हम धर्म पढ़ते हैं या धर्म बोलते हैं और धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक बैल का चित्र दिया गया है जो कि ये संकेत देता है कि अशोक के शासनकाल में भी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और वे लोग अन्य धर्मों को जो मानते थे वो जानवरों की बलि दिया करते थे, जिसको सम्राट अशोक ने रोकने का प्रयास किया। इस जानकारी को पढ़ो। यहाँ पे उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ये मूर्ति बनाई गई है और उसी का एक ये नमूना दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम अशोक का धम्म क्या था।
अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु अशोक ने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस जानकारी को भी पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे आरंभिक ब्राह्मी में आ को इस तरीके से लिखते थे, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, और बांग्ला में इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये आ है। मलयालम में इस तरह लिखेंगे और तमिल में इस तरह लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आ को अलग अलग लिपियों में किस तरह से लिखा गया है। दोस्तों, इसमें मानचित्र 6 दिया गया है और इसमें बताया गया है रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कहाँ कहाँ पर व्यापारिक मार्ग थे, उनको इस मैप में दर्शाया गया है। तो आप ये मैप देख सकते हैं। इसमें ये वाली लाइन दर्शाएगी किसे, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ये वाली जो लाइन होगी इसमें हम सर्च करेंगे अभी, और ये वाली होगी ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। इसे हम अध्याय 8 में भी देखेंगे। और इस कलर में जो लाइन है ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, और ये रेड वाली ये मार्ग ईरान यानी फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और ये वाली लाइन थी मतलब इस कलर की लाइन जो दिखेगी आपको, ये इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो आप देखिए इस मैप को ध्यानपूर्वक। इसमें जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, और इसमें महासागर ये दर्शाए जा रहे हैं, कैस्पियन सागर, और इसमें मार्ग भी दिखाए जा रहे हैं, जैसे मंगोलिया के नीचे देख सकते हैं आप, और चीन, तिब्बत, ये मार्ग यहाँ तक फैले हुए हैं। ये व्यापारिक मार्ग है। इसमें आपको हमारा भारत नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको ऊपर हिमालय दिखाया जा रहा है। जैसे इसमें ये है अपना भारत, और ये हिमालय पर्वत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इधर सिंधु नदी, और ये गंगा,
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नहीं सॉरी पाटलिपुत्र। इस तरह से आपको ये मैप दिख रहा होगा। तो ये इसमें व्यापारिक मार्ग दर्शाए गए हैं। दी टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से इस मैप को लिया गया है। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इस मानचित्र में पूर्णिका यानी दक्षिण भारत में उसे ढूंढो जो पूर्णिका लिखा है कहीं पे, देखो इसको अरिकामेडु का जो अरिकामेडु है इसका यह रोमन नाम था। तो देखो दक्षिण भारत में ये पूर्णिका यहाँ पर दिया गया है, पूर्णिका। अब पढ़ेंगे आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कई भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत तक शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्ययनों में आप इसे भी पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले इनका शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में आप कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। ये चित्र है हिंद यवन सिक्के का। तो आप देखिए हिंद यवन ऐसा सिक्का चलाते थे, और ये है कुषाणों का सिक्का, देख सकते हैं। और ये चित्र है शक सिक्कों का, और इधर है सातवाहन सिक्के, यानी सातवाहन जो शासक थे वो ऐसा सिक्का चलाते थे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग इससे 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ ऐसे अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति हो रही थी। व्यापारियों ने एक तरफा जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया मानचित्र 6 में आप देख सकते हैं, इनके समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। दोस्तों, ये था आपका अध्याय 7, और आज की वीडियो में हमने इस अध्याय से सटीक जानकारी हासिल की। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसमें से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।